इससे पिछले वाले वीडियो में आप सभी ने मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है मुस्लिम शिक्षा। इस वीडियो के अंतर्गत आप सीखेंगे कि मुस्लिम शिक्षा पद्धति कैसे हुआ करती थी, उसकी क्या शिक्षा प्रणाली थी, क्या शिक्षा के उद्देश्य थे, शिक्षा के क्या आदर्श हुआ करते थे, मुस्लिम शिक्षा की क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी, क्या उसके गुण थे, साथ ही साथ उसमें क्या खामियां रह गई, क्या उसमें दोष रह गई। इन सारे टॉपिक को आप इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RKR स्टडी पे। इस YouTube चैनल के इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम सभी लोग जानते हैं मुस्लिम शिक्षा के बारे में। मुस्लिम शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा, ये दोनों की अगर हम बात करेंगे तो दोनों बहुत सारी चीज़ें दोनों में सामान्य देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो मुस्लिम शिक्षा हुई थी वो मध्यकाल में हुआ था और मध्यकाल में हमारे भारत पे मुसलमानों का शासन हुआ करता था। जो भी शासक होते थे वो मुस्लिम होते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसकी शासक है, जिसकी शासन है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें उनसे प्रभावित भी होगी। तो शिक्षा की बात कर लेंगे तो शिक्षा यहाँ पे हमारा जो मध्यकाल में था वह मुस्लिम से प्रभावित थे और दोनों बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। जैसे कि आपने पिछले वाले वीडियो में मध्यकालीन शिक्षा के बारे में पढ़े होंगे, तो दोनों चीज़ यहाँ आप पढ़ेंगे मुस्लिम शिक्षा के बारे में, तो दोनों को जब आप कंपेयर करिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन देखने को मिलेंगी। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि मध्यकाल में भारत में मुख्य रूप से मुसलमानों का शासक हुआ करता था और इसीलिए उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी वह मुस्लिम शिक्षा से प्रभावित थी। एक तरह से अगर हम कहें कि मुस्लिम शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा दोनों एक है, तो ऐसा कहना भी हमारा बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो सकता है। दोनों बहुत जगह से सिमिलर है, दोनों सामान्य हैं। ठीक है। मध्यकाल में जो शिक्षा की जो प्रणाली हुआ करती थी उसमें दो तरह से होती थी। एक था आपका प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा होता था उच्च शिक्षा। इसी तरह से मुस्लिम शिक्षा में भी अगर बात करेंगे तो इसमें भी दो तरह की शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। एक प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, एक उच्च शिक्षा दी जाती थी। और इसमें कोई भी केंद्रीय या फिर प्रांतीय शिक्षा का उस समय में जो है ये नहीं था। ठीक है, प्रचलन नहीं था। और बच्चे को जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी वो कहाँ दी जाती थी, तो मकतब में, और जो उच्च शिक्षा दी जाती थी वो दिया जाता था आपके मदरसा में। ठीक है, ये दोनों टर्म को याद रखिएगा। मकतब का मतलब हुआ कि जो मुस्लिम शिक्षा में जो प्रारंभिक शिक्षा दिया जाएगा, जिस जगह पे जाके दिया जाता था उसको मकतब बोला जाता है। ठीक है, और जो उच्च शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा जो दी जाती थी उस जिस जगह पे उसको मदरसा बोला जाता था। ठीक है, जैसे अभी आंगनबाड़ी होती है ना, जो बेसिक शिक्षा के लिए बहुत छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी स्कूल आती है, फिर मिडिल स्कूल आती है, फिर हाई स्कूल आती है। ठीक उसी तरह से उस समय क्या होते थे, मकतब होते थे और मदरसा होते थे। छोटे बच्चों के लिए मकतब, बड़े बच्चों के लिए मदरसा। ठीक है, आगे चलिए मकतब के बारे में समझते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा या फिर मकतब होता क्या था। तो मकतब जो शब्द है ना, ये शब्द हमारे जो लिए गए हैं वो अरबी भाषा के कुतुब शब्द से लिए गए हैं। ठीक है, किस शब्द से लिए गए हैं, कुतुब शब्द से। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की कार्य किया जाता हो। जैसे कि अभी हम बोलेंगे अपनी भाषा में, अपने देश की भाषा में, कि वह स्थान जहाँ पे शिक्षा दी जाती है उसको विद्यालय बोलते हैं। ठीक है, पठन पाठन का केंद्र बोलते हैं। उसी तरह से जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी ना, तो उस समय अरबी में एक शब्द होता था कुतुब और उसका मतलब होता था मकतब। ठीक है, और उसका मतलब क्या होता था कि वह स्थान जहाँ पे पठन पाठन का कार्य कराया जाता था। ठीक है, इसमें क्या होता था कि बच्चे, देखिए यहाँ पे मुस्लिम बच्चे सारे लोग बैठे हुए हैं और एक इसमें एक मौलवी होते थे। ठीक है, क्या होते थे, एक मौलवी होते थे जिसे मुल्ला कहते हैं। वो सभी कार्य को संपन्न करते थे। सभी कार्य करने का मतलब कि पठन पाठन के कार्य। और उसमें जो क्या होता था ना कि धार्मिक ग्रंथ जो है मुसलमानों का, कुरान शरीफ, उसके आयातों को याद करवाया जाता था बच्चों को और बच्चे मौखिक रूप से सिर हिला हिला करके याद किया करते थे। ठीक है, और ये जो मकतब होते थे ये प्रायः मस्जिद से संलग्न होते थे। कहने का मतलब कि मस्जिद के बगल में ही, यानी उसी कैंपस में बना दिया जाता था। तो ये थे हमारे प्रारंभिक शिक्षा। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस तरह की शिक्षा दी जाती थी। तो इसमें केवल कुरान शरीफ की आयतें ही याद नहीं करवाई जाती थी, बल्कि अंकगणित, पत्रकला, चित्रकला, व्यवहारिक ज्ञान इत्यादि भी दी जाती थी। अब हम बात करेंगे कि यह शिक्षा क्या पेड होती थी, क्या इसके पैसे लगते थे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मकतब में शिक्षा होती थी वो बिल्कुल फ्री होती थी, ये निःशुल्क शिक्षा होती थी। अब मकतब में प्रवेश कैसे मिलता था, जैसे अभी हम लोग कोई स्कूल, कॉलेज या फिर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होता है तो अभी के दौर पे हम लोग एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं। क्या उस समय भी ऐसा कुछ क्राइटेरिया था क्या कि मकतब में बच्चे जब पहली बार जा रहे हैं तो उसको किसी फेज से गुजरना पड़े, किसी परीक्षा से गुजरना पड़े? तो जी बिल्कुल, जब बच्चे मकतब में प्रवेश करते थे तो उससे पहले उनको क्या होता था कि एक बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होता था, उनसे होकर के बच्चों को गुजरना पड़ता था। और ये एक खास उम्र में होता था और उस उम्र की जो सीमा है ना वो 4 वर्ष 4 महीना और 4 दिन। जब बच्चे 4 वर्ष 4 महीना और 4 दिन के हो जाते थे उस समय बच्चों को एक बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी, इसके माध्यम से गुजरना होता था, फिर जाकर के मकतब में बच्चों को प्रवेश मिलता था। ठीक है,
पाठ्यक्रम कैसा हुआ करता था? तो पाठ्यक्रम बस मकतब की जो पाठ्यक्रम है उसमें पढ़ने लिखने की साधारण भाषा होती थी और अंकगणित होती थी। ये कुरान शरीफ की आयत को याद करवाया जाता था। सबसे पहले बच्चों को जो है ना वर्णमाला यानी अक्षर का ज्ञान कराया जाता था, इसके बाद ही कुरान की आयत को याद करवाया जाता था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि जब तक बच्चे वर्णमाला का ज्ञान नहीं कर पाएंगे तब तक कुरान की आयत को नहीं समझ पाएंगे। फिर याद तो कर लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को, इसीलिए वर्णमाला के अक्षर का ज्ञान सबसे पहले कराया जाता था। इसके बाद कुरान शरीफ की आयत को याद करवाया जाता था। ठीक है, अब उच्च शिक्षा की ओर अगर हम चलेंगे, उच्च शिक्षा में यानी मदरसा की ओर अगर हम चलते हैं तो मदरसा में क्या होता था कि उच्च शिक्षा दी जाती थी बच्चों को और सभी बच्चे वहाँ पर उच्च स्तरीय शिक्षा को ग्रहण करते थे। क्या इसमें भी कोई क्राइटेरिया है, कोई नियम एवं शर्तें हैं प्रवेश के लिए? तो मदरसा में प्रवेश पाने के लिए, दाखिला पाने के लिए कोई भी संस्कार से होकर गुजरना नहीं पड़ता था। इसमें डायरेक्ट ही इसके क्या हो जाता था, एडमिशन हो जाती थी, दाखिला हो जाती थी। जब बच्चे प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर लेते थे, उच्च शिक्षा की ग्रहण करने के लिए जब वो मदरसा में जाते थे तो जिस तरह से उसमें बिस्मिल्लाह खाने की रस्म से होकर गुजरना पड़ता था बच्चों को, वैसा कोई यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है, इसमें सीधा दाखिला मिल जाता था। तो यहाँ पे बच्चे उच्च स्तरीय शिक्षा को ग्रहण करते थे मदरसा में और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण करेंगे? तो मकतब में। ठीक है, ये थे हमारे शिक्षा के दो प्रारूप। अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम शिक्षा की क्या विशेषता थी, क्या खासियत है जो आज हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इतने सालों बाद उसको जान रहे हैं, उसको उसके बारे में जानकारी लेना की चेष्टा कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। ये सबसे पहले चीज़ थी कि व्यवहारिक ज्ञान पे ध्यान देते थे। ये शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क हुआ करती थी। इसमें कक्षा नाटकीय पद्धति हुआ करती थी और व्यक्तिगत संपर्क बहुत अच्छे से होते थे, इसीलिए ये शिक्षा उत्कृष्ट है। शिक्षा की स्थिति एकदम खास होती थी, इसीलिए ये शिक्षा उत्कृष्ट है। और शिक्षा का संरक्षण किया जाता था, बढ़ावा दिया जाता था और शिक्षा की अनिवार्यता को समझा गया, इसीलिए मुस्लिम शिक्षा खास है। साहित्य एवं इतिहास का विकास हुआ। जितने सारे आप देखते हैं कि प्रसिद्ध शेर शायर गज़ल हैं वो लिखा गया कहाँ है? तो वो सारे के सारे आपकी उर्दू भाषा में लिखा गया है। ठीक है, और उर्दू जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मुस्लिम ही यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे मुस्लिम शिक्षा का ही देन है कि इतने सारे आप देख रहे हैं साहित्य में लोग आगे जा रहे हैं, साहित्य विकास हो रहा है, शेर शायरी कविता गज़ल इत्यादि विकास हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी खासियत की तो धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा दोनों का समन्वय था। धार्मिक कहने का मतलब कि धर्म से जुड़ा हुआ जो मुस्लिम धर्म से है, और लौकिक कहने का मतलब कि जो जीवन यापन के लिए जरूरी है, जैसे भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, अंकगणित, संगीत, कला, चित्रकला इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती है। तो दोनों का समन्वय था इसमें। ये जरूरी नहीं था कि केवल धार्मिक शिक्षा ही दिया जाएगा या फिर केवल लौकिक शिक्षा ही दिया जाएगा, दोनों प्रकार की शिक्षा दिए जाते थे जो मुस्लिम शिक्षा को और ख़ास बताती है। ठीक है, कला कौशल की उन्नति इसमें कराया जाता। तो ये सारे के सारे जो आपने देखा जितने पॉइंट हैं ये मुस्लिम शिक्षा की विशेषता थी। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इतने उत्कृष्ट होने के बावजूद भी मुस्लिम शिक्षा में कुछ खामियां रह गई। ठीक है, कुछ खामियां रह गई, उसको एक एक करके समझते हैं। इसमें क्या है कि आर्थिक सहायता में पक्षपात, एक चीज़ पीछे छूट गया है उसकी विशेषता में। जो आप आज छात्रवृत्ति देख रहे हैं, छात्रवृत्ति आप आज सुन रहे हैं ना, स्कॉलरशिप जो छात्रवृत्ति दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो जो इसकी जो प्रारंभ हुई थी, ये जो छात्रवृत्ति देने की चीज़ें जब प्रारंभ हुई थी तो इसका ये देन है मुस्लिम शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा के टाइम में ही सबसे पहले छात्रवृत्ति का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। ये सबसे उत्कृष्ट पॉइंट था, इसको आप याद रखेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि मुस्लिम शिक्षा के दौरान ये प्रारंभ तो किया गया, लेकिन इसमें आर्थिक सहायता में देने में पक्षपात किया जाता था, जो मुस्लिम शिक्षा के एक प्रमुख दोष में आते हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार करना था। लौकिक शिक्षा भी दिया जाता था जरूर, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक धर्म का प्रसार किया जाए, जो कहीं ना कहीं मुस्लिम शिक्षा के दोष बन के निकले। ठीक है, भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म और दर्शन की अवहेलना करना इस सेंस में आप कह सकते हैं कि इसमें कोई भी हमारा जो भी पढ़ाई होती थी वो भारत के हमारी जो देसी भाषा है उसमें प्राय नहीं संपन्न होती थी, ये विदेशी भाषा में होती थी, जैसे अरबी, फारसी, ये सारे विदेशी भाषा है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे महत्व दी जाती थी, इसीलिए भारतीय भाषा का यहाँ पे क्या हुआ, अवहेलना हुआ। भारतीय संस्कृत का अवहेलना हुआ, सब भारतीय संस्कृति का अवहेलना हुआ, भारतीय साहित्य का अवहेलना हुआ, दर्शन का अवहेलना हुआ, धर्म का अवहेलना हुआ। और यहाँ पर प्रायोरिटी किसकी दी गई, तो विदेशी भाषा की। तो इसीलिए ये मुस्लिम शिक्षा यहाँ पे इसकी ये दोष है। रटने पे बल दिया जाता था, किस पे बल दिया जाता था, रटने पे। ठीक है, रटने पे, जैसे कुरान शरीफ की आयत को रटने में। तो ये सारी इसकी खामियां थी। जन शिक्षा का अवहेलना,
जन शिक्षा दिया जाता था लेकिन सभी को नहीं, इसलिए इसकी अवहेलना हुई। और स्त्री शिक्षा का भी अवहेलना हुआ। स्त्री शिक्षा यहाँ पे मुस्लिम शिक्षा में नहीं दी जाती थी, जो कि इसकी खामियां हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट हैं जो मुस्लिम शिक्षा की खामियां को दर्शाते हैं, दोष को दर्शाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो मुस्लिम शिक्षा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये क्या है, कैसे दी जाती थी, कहाँ इसका कैसे कब क्या हुआ, किस तरह की शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी, क्या उसकी विशेषता थी, क्या खासियत थी, क्या दोष रह गए। अपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से कवर कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है ना, बौद्धकालीन शिक्षा, ये इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। इससे पिछले वाला जो वीडियो था हमारा मध्यकालीन शिक्षा, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई बटन दिख रहा है ना कॉर्नर पे, यहाँ पे इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो के लिंक पर पहुंचिए और वहाँ से वो वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझिए। हालांकि उसका जो लिंक है मैंने इन स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगला वीडियो हमारा बौद्धकालीन शिक्षा होने वाला है। यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आई, नहीं समझ में आई, कहाँ पे दिक्कत रही है, कितनी समझ में आई, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी को। धन्यवाद।